माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है। यह क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट पर बेस्ड है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन यूएसए फिजिक्स ओलंपियाड में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और लास्ट में कंस्ट्रेंट रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते वक्त अक्सर गलती करते हैं, उस बात को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाना सही नहीं होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फ्रिक्शनलेस रेल है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और एक आर लेंथ का मासलेस रड है जिसके एक एंड पे बॉल है और दूसरे एंड पे एक बीड है जो सेम मास का है, जो इस रेल के लॉन्ग स्लाइड करने के लिए कंस्ट्रेंट है। शुरुआत में ये रड वर्टिकल पोजीशन पे है। जब हम इस रड को स्लाइटली राइटवर्ड डिस्टर्ब करते हैं तो ये रड इस वर्टिकल प्लेन में फॉल करना शुरू करता है, जिससे ये बीड इस रेल के लॉन्ग स्लाइड करना शुरू करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है कि ये जब रड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा तो इस रड में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब रड वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगा तब इस रड में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। और थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ये रड को वर्टिकल से रिलीज किया गया होगा और ये जब रड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ये तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। फिगर में ये रड का इनिशियल सिचुएशन दिखा गया है। जब इस रड को राइट साइड में स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ समय के बाद ये रड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो जाता है। तो इस पार्टिकुलर एंगल थीटा पे इस मासलेस रड, ये बॉल और ये बीड को सिस्टम मान करके इस पर लगने वाले सारे फोर्स को हमने एक्सप्रेस किया है। इस बॉल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, इस बीट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ये रेल इस बीट पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा n। यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरे सिस्टम पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। हम लोग जानते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कि नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इसलिए क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा और साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी भी नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। जो भी मोशन होगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। शुरुआत में रड वर्टिकल पोजीशन पे है और बीड और बॉल का मास दोनों का सेम है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मिडिल पोजीशन पे होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस वर्टिकल लाइन पे मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये रड मूव करते हुए जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचता है तो क्वेश्चन ए में पूछा गया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इस रड में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मिडिल पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पॉइंट का इस लेंथ की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रड का हर पॉइंट, ये बीड और ये बॉल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो बीड है वो कंस्ट्रेंट है इस रेल के लॉन्ग मूव करने के लिए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये बीड का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। तो हम इस कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि इस बीड का न ही कोई वर्टिकल वेलोसिटी है और न ही कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये बीड रेस्ट में रहेगा। साथ ही साथ इस रड का हर पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये बॉल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं इस बॉल की वेलोसिटी v है, तो हम इस v की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके। इनिशियल सिचुएशन जब रड वर्टिकल में है और ये हमारा फाइनल सिचुएशन है, ठीक है, दोनों के बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस बीड का पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ है और जो भी लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में इस बॉल का हुआ है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस जो होगा वो mgr होगा। ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगा
वो सिर्फ बॉल को ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो यहाँ से हाफ mv² हो गया, v का वैल्यू √2gr मिलेगा। तो यहाँ से बॉल की वेलोसिटी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बीट का वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो रड है वो बीट पे राइट साइड में फोर्स लगा रहा होगा। अगर कोई ऑब्जर्वर इस बीट पर बैठ करके बॉल को देखेगा तो बॉल का जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन होगा, इसका रेडियस r होगा। साथ ही साथ ये जो ऑब्जर्वर होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर होगा, क्योंकि बीट एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड में। मान लेते हैं इस रड में टेंशन के वैल्यू t है, तो बीट का जो एक्सेलरेशन होगा वो राइट साइड में होगा, वैल्यू होगा t/m। मान लेते हैं ऑब्जर्वर इस बीट पर बैठ करके इस बॉल का मोशन लिख रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये बॉल r रेडियस वाले सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस बॉल पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा रड के वजह से टेंशन फोर्स T लेफ्ट साइड में। इसे एक सीरो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है वो बीट पर बैठा हुआ है और बीट हमारा राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके एक्सेलेरेशन का वैल्यू T/m है। जब ये ऑब्जर्वर ये बीट पर बैठ करके न्यूटन्स लॉ लिखेगा बॉल के लिए, तो बॉल पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो T होगा रड के वजह से लेफ्ट साइड में। एक जीरो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा ऑब्जर्वर को, जिसका मास होगा बॉल के मास के बराबर m, एक्सेलेरेशन बीट के बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। बीट पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर को बॉल r रेडियस वाले सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा, जिसका सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का वैल्यू v²/r होगा, तो हमने एक्सेलेरेशन का वैल्यू v²/r पुट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से एक्सेलेरेशन ऑफ बीट का वैल्यू T/m और v का वैल्यू √2gr पुट करने के बाद यहाँ से आप लेफ्ट साइड में ये 2t होगा, राइट साइड में 2mg आएगा और टेंशन का वैल्यू mg के बराबर होगा। यहाँ से हम लोगों को मिल गया कि जो रड में टेंशन होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो mg के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा जा रहा है कि जब ये रड वर्टिकल पोजीशन से दोबारा वर्टिकल पोजीशन में पहुँचेगा तो इस रड में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि ये जब रड दोबारा वर्टिकल पोजीशन में पहुंचेगा तो बीट की वेलोसिटी राइट साइड में v1 और बॉल की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में v2 है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे पता है कि बीट, रड और ये बॉल को अगर हम सिस्टम माने तो टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। मुझे पता है ये कि नेट मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली जीरो है, तो हमारा फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो हमारा नेट मोमेंटम फाइनल जीरो होगा, mv1 माइनस mv2 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा आ गया v1 इज इक्वल टू v2। तो हमें मुझे ये पता चल गया कि बॉल और बीट का जो स्पीड होगा वो दोनों इक्वल होगा। मान लेते हैं इसकी वैल्यू v है, तो हम इस v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके। ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है और ये हमारा फाइनल सिचुएशन है। हम देख सकते हैं कि बीट का पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है उस बॉल का है। तो बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये r डिस्टेंस फॉल किया और ये r डिस्टेंस फॉल किया, मतलब टोटल 2r डिस्टेंस फॉल किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो mg इंटू 2r होगा। ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम को जो गेन हुआ है वो इस बीट के काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, साथ ही साथ इस बॉल के काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो होगा mg इंटू 2r और टोटल काइनेटिक एनर्जी में गेन जो होगा 2 इंटू हाफ mv²। तो यहाँ से v की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं √2gr। ठीक है, इस रड में टेंशन का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस बीट पर बैठता है और इस बॉल को ऑब्जर्व करता है तो ये बॉल 2v वेलोसिटी से लेफ्ट साइड में मूव करता हुआ नजर आएगा r रेडियस वाले सर्कल में। ठीक है, साथ ही साथ ये जो ऑब्जर्वर होगा वो इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर होगा। क्यों? क्योंकि इस बीट पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर इस बॉल के लिए न्यूटन्स लॉ लगा रहा है, तो इस बॉल पर एक टेंशन फोर्स T ऊपर की तरफ लगेगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा। ये जो ऑब्जर्वर है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, इसको सीडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बॉल पर जो नेट फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा T माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लिखना है, यहाँ वेलोसिटी 2v है तो 2v²/r होगा। v का वैल्यू √2gr पुट कर देते हैं तो टेंशन का वैल्यू हमारा 9 mg आएगा।
क्वेश्चन नंबर सी में पूछा जा रहा है जब ये रड वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा तो उस समय इस रड का एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। तो मान लेते हैं कि इस बीड, रड और बॉल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे v है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इस रड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी बॉल ये r हाइट पे है, कुछ समय के बाद ये r cos थीटा हाइट पे होगा। बॉल के जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो हो गया mgr 1 माइनस कॉस थीटा, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस है वो दो जगह गया, एक बीट के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा बॉल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इस पूरे का सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ इंटू टोटल मास इंटू VCM स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये बीड और बॉल दोनों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से r/2 रेडियस वाले सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे दोनों के लिए, तो ये हो गया हाफ, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2 इंटू mr/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टोटल मास हो गया 2m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है माने हैं तो v स्क्वायर। अभी हमारा v और ओमेगा में रिलेशन है और हमें v और ओमेगा फाइंड करने के लिए एक और रिलेशन लिखना पड़ेगा जो हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन से मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो बीट है वो इस रेल पर ही मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है। कहने का मतलब है कि किसी भी इंस्टेंट पे इस बीट का वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा। अगर हम बीट का वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी ऑफ बीट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बीट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये बीट r/2 रेडियस वाले सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी हो जाएगा इसका ओमेगा इंटू r/2। VCM का वैल्यू ये हमें पता है v, तो ये वेलोसिटी हमने यहाँ ऐड कर दिया है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ बीट दे देगा। अब मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में बीट का कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब नेट वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन 0 होगा। इसका मतलब हो गया ओमेगा r/2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v का वैल्यू आएगा ओमेगा r/2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ गया v इज इक्वल टू ओमेगा r/2 साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले जो हमें मिला था एनर्जी कंजर्वेशन वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये दोनों को सॉल्व करके हम v और ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा √ 4g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा r इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर हम नए टॉपिक पे वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।